मानव मस्तिष्क। सच कहूं तो ये एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसे हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इसके अंदर अरबों न्यूरॉन्स का एक इतना जटिल और सटीक नेटवर्क है जो हर पल बिना थके काम कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि इस मजबूत और अभेद्य नेटवर्क के भीतर अगर अचानक कोई रहस्यमयी खामोशी छाने लगे तो क्या होगा। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे ही गहरे मेडिकल रहस्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी स्थिति जो हर रोज के साधारण कामों को भी एक बड़ी चुनौती बना देती है। आज हम पार्किंसंस रोग के विज्ञान, उसकी बारीकियों और मस्तिष्क के भीतर चल रही उस अदृश्य जंग को डिकोड करेंगे जो बाहर से भले ही बस एक कंपन लगे लेकिन अंदर पूरी की पूरी दुनिया बदल रही होती है। ये सवाल ही अपने आप में काफी विचलित करने वाला है ना? देखिए, हम सभी के लिए एक कप चाय उठाना, चलना या बस मुस्कुरा देना, ये सब बिना सोचे समझे होने वाली चीजें हैं। हम दिमाग में सोचते हैं और शरीर तुरंत वो कर देता है। लेकिन क्या हो अगर शरीर का यह आज्ञाकारी स्वभाव ही खत्म हो जाए? पार्किंसंस में असल में ठीक यही होता है। इसे आप शरीर के अंदर का एक विद्रोह समझ सकते हैं, जहां मस्तिष्क कमांड तो दे रहा है लेकिन शरीर उन कमांड्स को सही से लागू नहीं कर पा रहा। जो गतियां कभी मक्खन की तरह मुलायम हुआ करती थी वो अचानक एक भारी संघर्ष बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई रातों-रात होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत लंबी मेडिकल डिटेक्टिव कहानी है जिसके सुराग काफी पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अक्सर होता यह है कि जब भी पार्किंसंस का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हाथों का कांपना ही आता है। लेकिन अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात है। इस बीमारी की शुरुआत किसी बाहरी कंपन से बहुत पहले ही हो जाती है। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि ये बीमारी असल में हमारे पाचन तंत्र के तंत्रिका तंत्र यानी एंटेरिक नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क के बहुत निचले हिस्सों से शुरू होती है। मतलब हाथ पैर कांपने जैसे लक्षण दिखने से कई साल पहले ही शरीर में सूंघने की क्षमता कम होना, अजीबोगरीब नींद के विकार और गंभीर कब्ज जैसी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। एक तरह से ये एक बेहद खामोश शुरुआत है जहां बीमारी गुपचुप तरीके से मस्तिष्क के ऊपरी हिस्सों की ओर अपना रास्ता बना रही होती है। तो चलिए अब इस रहस्य की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कोशिका के स्तर पर यानी सेलुलर लेवल पर असल में गड़बड़ हो कहाँ रही है। ये जो हम देख रहे हैं ना, यही पार्किंसंस की पैथोलॉजी का मुख्य अपराधी है। होता क्या है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के भीतर एक खास प्रोटीन जिसे अल्फा सिन्यूक्लिन कहते हैं वो असामान्य रूप से इकट्ठा होने लगता है और ये जमा होकर एक तरह के गुच्छे बना लेते हैं जिन्हें लेवी बॉडीज कहा जाता है। ये अल्फा सिन्यूक्लिन और यूबिक्विटिन जैसे तत्व जब मिलते हैं तो ये कोशिका के लिए एक बहुत ही जहरीला माहौल तैयार कर देते हैं। और सच मानिए, यहीं से उस विनाश की असली शुरुआत होती है। अब ये अल्फा सिन्यूक्लिन का कचरा पूरे मस्तिष्क को एक जैसा नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका सबसे बड़ा शिकार बनता है दिमाग का एक बहुत ही खास हिस्सा जिसे सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं। ये हमारे ब्रेन स्टेम में होता है और इसे हमारे शरीर के मूवमेंट का जैविक इंजन कहा जा सकता है। यहाँ मौजूद न्यूरॉन्स का काम है एक बेहद जरूरी रसायन बनाना जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन असल में वो मैसेंजर है जो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाता है ताकि हमारी मांसपेशियां बिना किसी रुकावट के एक लय में काम कर सके। तो जाहिर है, जब इस सब्सटेंशिया निग्रा की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं तो इस बेहद अहम रसायन का उत्पादन तेजी से गिर जाता है। अब यहाँ पर एक ऐसा आंकड़ा है जो इस बीमारी की गंभीरता को बहुत ही गहराई से समझाता है। पार्किंसंस का डायग्नोसिस आमतौर पर तब होता है जब मरीज को चलने में दिक्कत महसूस होती है या हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जब तक ये पहले बाहरी मोटर लक्षण सामने आते हैं तब तक सब्सटेंशिया निग्रा में मौजूद डोपामाइन बनाने वाली 60 से 80% कोशिकाएं हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी होती हैं। मतलब बीमारी अंदर ही अंदर एक बहुत लंबी और खामोश प्रगति कर चुकी होती है और जब ये सतह पर आती है तब तक दिमाग अपने संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही खो चुका होता है। तो जब डोपामाइन का स्तर उस खतरनाक न्यूनतम सीमा तक गिर जाता है तब ये बीमारी मस्तिष्क की गहराइयों से निकलकर भौतिक शरीर में दिखने लगती है। इसके 4 प्रमुख मोटर लक्षण हैं जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं। पहला है रेस्टिंग ट्रेमर, मतलब जब हाथ या पैर आराम की स्थिति में हो तब उनमें कंपन होना। दूसरा है ब्रैडिकिनेशिया, जिसका सीधा सा अर्थ है शरीर की हर एक गतिविधि का बहुत धीमा हो जाना। तीसरा है रिजिडिटी, जहां मांसपेशियों में एक अजीब सी जकड़न आ जाती है, ऐसा लगता है मानो शरीर के जोड़ों में जंग लग गया हो। और चौथा है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, जिससे शरीर का संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और गिरने का खतरा काफी बढ़ जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले इन्हीं लक्षणों को देखकर बीमारी की पहचान शुरू करते हैं।
और ये जो तुलना हम देख रहे हैं ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक मेडिकल डायग्नोसिस किसी जासूसी से कम कैसे नहीं है। देखिए, हर कांपता हुआ हाथ पार्किंसंस नहीं होता। एक विशेषज्ञ को बहुत बारीकी से समझना होता है कि ये कंपन आखिर किस प्रकार का है। पार्किंसंस का कंपन आमतौर पर तब होता है जब शरीर आराम कर रहा हो। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 6 हर्ट्ज के बीच होती है और ये अक्सर शरीर के किसी एक हिस्से से शुरू होता है, जैसे सिर्फ एक हाथ से। इसके उलट एक और स्थिति होती है जिसे एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं। ये तब ज्यादा दिखता है जब आप कोई काम कर रहे हों। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज होती है और ये आमतौर पर शरीर के दोनों हिस्सों को एक साथ प्रभावित करता है। इन्हीं सूक्ष्म अंतरों को पहचानना ही सही इलाज की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। बाहरी लक्षणों से परे अगर हम देखें तो इस स्थिति की एक बहुत गहरी भावनात्मक और संवेदी सच्चाई भी है। क्या ये जानना हैरान करने वाला नहीं है कि पार्किंसंस के लगभग 15% मरीजों में पूरी बीमारी के दौरान कभी कोई बाहरी कंपन दिखता ही नहीं? जी हाँ, इसके बजाय उन्हें एक बहुत ही अजीब आंतरिक कंपन महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे शरीर के भीतर ही भीतर एक लगातार थरथराहट हो रही है, जिसे बाहर से दुनिया में कोई और नहीं देख सकता। ये अदृश्य लक्षण मरीज के लिए बहुत ज्यादा थका देने वाला और मनोवैज्ञानिक रूप से भारी होता है, क्योंकि सोचिए, जो दर्द या परेशानी बाहर से दिखती ही नहीं, उसे दूसरों को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है। इसी के साथ एक और बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने आती है, जिसे फ्रीजिंग कहा जाता है। ये शायद पार्किंसंस के सबसे अजीब और डराने वाले पहलुओं में से एक है। इसमें होता यह है कि चलते चलते व्यक्ति अचानक एक ही जगह पर पूरी तरह से जम जाता है। मस्तिष्क लगातार आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा होता है। व्यक्ति पूरी कोशिश कर रहा होता है कि बस एक कदम उठ जाए, लेकिन पैर ऐसे लगते हैं जैसे फर्श से चिपक गए हों। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को आगे ले जाने वाली और पीछे खींचने वाली मांसपेशियां दोनों एक साथ सिकुड़ जाती हैं। ये स्थिति अक्सर तब पैदा होती है जब मरीज मुड़ रहा होता है या फिर किसी संकरे दरवाजे से गुजर रहा होता है। लेकिन यहीं पर इंसानी दिमाग की रचनात्मकता वाकई हैरान कर देती है। जब मस्तिष्क का सामान्य रास्ता ब्लॉक हो जाता है ना, तो मरीज खुद ही उस ब्लॉक को दरकिनार करने के कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीके खोज लेते हैं। दृश्य संकेतों यानी विजुअल क्लूज का उपयोग करके इस फ्रीज को तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर फर्श पर कोई लाइन बनी हो या बस एक छड़ी का सिरा सामने रख दिया जाए और मरीज से कहा जाए कि इस लाइन की ऊपर से कदम रखो, तो अचानक वो जमे हुए पैर फिर से चलने लगते हैं। ये एक बहुत ही अनोखी ट्रिक है, जहां आंखें मस्तिष्क को एक नया और स्पष्ट लक्ष्य दे देती हैं, जिससे शरीर का वो मोटर ब्लॉक बाईपास हो जाता है और कदम फिर से खुल जाते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलाज के मोर्चे पर चीजें कैसे काम करती हैं। आज के समय में आधुनिक चिकित्सा ने पार्किंसंस के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत शस्त्रागार तैयार कर लिया है। शुरुआती दौर में लेवोडोपा नाम की एक दवा सच में किसी चमत्कार की तरह काम करती है। चूंकि शरीर डोपामाइन खो रहा होता है, तो ये लेवोडोपा सीधे मस्तिष्क में जाकर डोपामाइन में बदल जाती है, जिससे मूवमेंट में तुरंत सुधार आता है। फिर मध्य चरण में COMT इनहिबिटर्स जैसी कुछ और दवाएं इसमें जोड़ दी जाती हैं, ताकि लेवोडोपा का असर लंबे समय तक टिका रहे। लेकिन लंबे समय तक इन दवाओं का इस्तेमाल से एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है, जिसे ऑन ऑफ मोटर उतार चढ़ाव कहते हैं। मतलब, एक पल मरीज बिल्कुल ठीक चल रहा होता है और अगले ही पल अचानक से बीमारी फिर से हावी हो जाती है। तो अहम सवाल ये उठता है कि जब दवाएं अपनी सीमा पर पहुंच जाती हैं, तब क्या किया जाए? एक समय ऐसा आता है जब दवाओं की ज्यादा खुराक से मरीज को डिस्किनेसिया होने लगता है, यानी शरीर में अनियंत्रित और बेतरतीब गतियां शुरू हो जाती हैं। यहीं पर सर्जिकल उपचार एक जीवन रक्षक विकल्प के रूप में एंट्री लेता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसे आप मस्तिष्क की गहराई में एक पेसमेकर लगाना भी कह सकते हैं, ये एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है। इसमें मस्तिष्क के कुछ विशिष्ट हिस्सों में हल्के इलेक्ट्रिक झटके दिए जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बिना डोपामाइन वाली दवाओं को बढ़ाए ही शरीर की जकड़न और कंपन को शांत कर देते हैं। ये मेडिकल साइंस का एक शानदार उदाहरण है, जहां तकनीक सीधे दिमाग के सर्किट्स को सुधार रही होती है। इन सभी जटिलताओं, भारी भरकम मेडिकल टर्म्स और चुनौतियों के बीच जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो इस कोट में बहुत ही खूबसूरती से कही गई है। देखिए, पार्किंसंस एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी जरूर है, जिसका मतलब है कि ये समय के साथ बढ़ती है, लेकिन ये कोई अंत नहीं है। आज की इतनी उन्नत दवाओं, सही समय पर सही इलाज, फिजियोथेरेपी और एक अच्छी देखभाल के साथ मरीज कई लंबे वर्षों तक एक सार्थक और बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं।
ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां इंसान उम्मीद छोड़ दे, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसे सही मार्गदर्शन के साथ बहुत ही सफलतापूर्वक तय किया जा सकता है। तो ये पूरी चर्चा हमें उस बिंदु पर लाके खड़ी कर देती है जहां हम मानव शरीर के आश्चर्यजनक लचीलेपन और विज्ञान की असीम संभावनाओं को एक साथ खड़े देखते हैं। लिवी बॉडीज की उस सूक्ष्म दुनिया से लेकर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की अत्याधुनिक तकनीक तक हमने वाकई बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न आज भी हमारे सामने कायम है। जैसे जैसे हमारे शोधकर्ता अल्फा सिन्यूक्लियन और जेनेटिक्स के इन रहस्यों को और गहराई से डिकोड कर रहे हैं, क्या हम उस दिन के करीब पहुंच रहे हैं जब इस बीमारी को न केवल कंट्रोल किया जा सकेगा बल्कि हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो लगातार नई रिसर्च को प्रेरित कर रहा है, और सच कहूं तो यही वो उम्मीद है जो हर दिन को एक नई सुबह बनाती है।